हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। आज अपन इस वीडियो में समझेंगे फरवरी मंथ का सेकेंड वीक का करंट अफेयर्स। ठीक है, फरवरी का फर्स्ट वीक कंप्लीट हो चुका है, इसमें अपन सेकेंड वीक के बारे में बात करते हैं। तो समझते हैं। देखो, सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। क्या है समझते हैं। अब खाद्य उत्पादकों के लिए खाद्य नियामक और FASSAI यानी कि फसाई, ठीक है, नाम सुना होगा, फसाई से केवल एक प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई इस संबंध में एक मसौदा अधिसूचना जारी करेगा। क्या जारी करेगा कि अब जितना जो मार्क लगते थे अलग अलग जगह पर, एग मार्क होता, ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो VIS होता था। देखो, खाद्य उत्पादकों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो और एग मार्क से प्रमाणन की आवश्यकता अब नहीं होगी। ठीक है, पहले अलग अलग जगह अलग अलग मार्क लगवाए जाते थे। ठीक है, अब लेकिन फसाई का ही मार्क लग जाएगा, वही एक होगा। ठीक है, और एग मार्क हुआ, भारतीय मानक ब्यूरो हुआ, इनकी अब आवश्यकता नहीं रहेगी इस नियम संशोधन के बाद। ठीक, तो फसाई ने अपनी 43वीं बैठक में खाद्य सुरक्षा और मानक नियमों में विभिन्न संशोधनों को मंजूरी दी है। ठीक है, यह एक राष्ट्र, एक कमोडिटी और एक नियामक की अवधारणा को बढ़ाता है। यानी कि एक देश यानी कि एक राष्ट्र, एक कमोडिटी मतलब एक समुदाय, और एक नियामक मतलब रेगुलेटर। तो ठीक इस अवधारणा को ये बढ़ाएगा। तो अपन को याद क्या रखना है। तो सरकार ने अब क्या नियम बनाने की मंजूरी दी है कि अब एक ही मार्क लगेगा, वो है फसाई का मार्क। ठीक है, फसाई का प्रमाणीकरण होगा। ठीक, उसी का अब एक मार्क लगेगा, और ये एग मार्क वगैरह इन सबको हटा दिया जाएगा। ठीक, तो ये चीज इसमें बोली गई है, तो ये याद रखना। खाद्य व्यवसायों को अनिवार्य प्रमाणीकरण के लिए विभिन्न प्राधिकरणों के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अब अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है कि एग मार्क लगाओ या भारत ब्यूरो मार्क लगाओ, ये सब चीजें अब नहीं लगवाने की जरूरत है। अब सिर्फ फसाई का ही मार्क काफी रहेगा। ठीक है, तो खाद्य उत्पादकों के लिए केवल फसाई प्रमाणीकरण ही अनिवार्य होगा, याद रखना। इन नियमों में दूध वसा उत्पादकों के मानकों में संशोधन भी शामिल है। मतलब जो दूध से उत्पादित वस्तु हैं उनके लिए भी इसमें ये संशोधन किया गया, उनमें भी अब फसाई का ही अकेला लगेगा। लेकिन कुछ जगह है जैसे मांस उत्पादकों में मानकों के हिस्से के रूप में FSI मानक निर्धारित करेगा। तो मतलब जो ऐसी चीजें हैं मांस से रिलेटेड, ठीक है, तो उनके लिए अभी निर्धारित करेगा। फिलहाल इन सब चीज़ों के लिए हो चुका है, जो अपने खाने की चीज़ें हैं, ठीक है, दूध वसा है, ठीक है, तो मांस के लिए अभी होल्ड कर रखा है, तो उसके भी लिए बन जाएगा नियम। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ये अपन को याद रखना है। इनके नियम में क्या चेंज हुआ है, कैसे, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम में अभी हाल ही में क्या संशोधन हुआ है। ठीक, तो ये चीज़ देखना। आगे समझते हैं। डेंगू बुखार की वृद्धि के बीच ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया। तो सीधा क्वेश्चन यही बनेगा कि हाल ही में यानी कि जनवरी 2024 में किस देश में या किस शहर में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया। ठीक है, तो वो है ब्राजील देश, और उसका शहर है रियो डी जेनेरियो। तो ब्राजील सरकार ने डेंगू के मामलों को नियंत्रित करने के लिए रियो डी जेनेरियो में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। तो सीधा सीधा ये याद रखना। ठीक है, ब्राजील में जनवरी में मच्छर जनित बीमारी के मामले 4 गुना हो गए। ठीक है, जो मच्छरों से होने वाली बीमारी है वो उसकी क्या है, मामले बढ़ रहे हैं ब्राजील में, और जनवरी में कुछ ज़्यादा ही हो गए थे। ठीक है, तो रियो में यानी कि जो रियो डी जेनेरियो, उसमें 2023 में यानी पूरे 2023 के साल में लगभग 23,000 मामले दर्ज किए गए थे। ठीक, आगे देखो, जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि हुई है। ठीक है, और परिणाम स्वरूप वर्षा में वृद्धि हुई है, इसके कारण डेंगू का खतरा बढ़ गया है। ठीक, तो ये कारण है इसके। तो अपन को याद क्या रखना कि डेंगू बुखार की वृद्धि के चलते हुए हाल ही में किस देश में या किस शहर में तो स्वास्थ्य आपातकाल लगाया है। तो अपन को याद रखना रियो डी जेनेरियो। ठीक है, इतना याद रखना है। आगे देखो, आगे क्या है। नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिलेगा, यानी कि भारत रत्न दिया जाएगा। तो टोटल अब कितने लोगों को दिया जाएगा। पिछले महीने 2 लोगों की घोषणा की गई थी। ठीक, पिछले हफ्ते ही की गई थी, लाल कृष्ण अडवाणी जी की, और दिसंबर में की, वो जनवरी में की गई थी कर्पूर जी ठाकुर की। यानी कि अब 5 लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना ये। तो
पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को चौधरी चरण सिंह के साथ साथ कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न मिलेगा। ठीक, हाल ही में इनका निधन भी हो गया है MS स्वामीनाथन का, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए याद रखना। चौधरी चरण सिंह ने भारत के छठे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने 28 जुलाई 1979 को शपथ ली थी, लेकिन उनकी सरकार बहुमत साबित न कर पाने के कारण 170 दिन में उन्होंने पद छोड़ दिया था। ठीक, तो ये इतना अपन को याद नहीं रखना, इतना याद रख सकते हैं कि छठे नंबर के प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। ठीक, और यूपी से इनका संबंध है। और पीवी नरसिम्हा राव 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक भारत के 10वें प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक, और उन्हें 1991 के आर्थिक सुधारों के लिए जाना जाता था, जो LPG आए थे। ठीक है, 1991 इनकी सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव की। मनमोहन सिंह उस टाइम पे वित्त मंत्री थे। ठीक है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, तो LPG जो रिफॉर्म्स है वो इन्हीं के काल में आया, तो ये भी याद रखना। और हरित क्रांति के जनक, यानी सब लोग जानते ही होंगे, हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं डॉक्टर स्वामीनाथन। 1960 और 70 के दशक में खेती में लाए गए परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। ठीक है, तो ये याद रखना। इससे पहले सरकार ने, मैंने बताया, लाल कृष्ण आडवाणी जी को और समाजवादी प्रतीक जननायक जिन्हें बोलते हैं कर्पूर जी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की थी। ठीक, तो अब 5 लोगों को भारत रत्न दिया जाएगा, याद रखना। ठीक है, कर्पूर जी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी जी, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन। ठीक, इनको दिया जाएगा। उनसे रिलेटेड जो इनके फैक्ट है उनको भी साथ में याद रखना। ठीक है, दुनिया के गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए नासा ने पेस मिशन लॉन्च किया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पेस। ठीक है, PAC। तो पेस मिशन किसके लिए, पहले तो याद रखना, तो पृथ्वी का जो वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए नासा के द्वारा, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, नासा के द्वारा। ठीक, इसका फुल फॉर्म क्या होता है पेस का, प्लैंकटन, एरोसेल, क्लाउड, ओशन, इकोसिस्टम। ठीक है, ये एक नासा मिशन है जो फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर रवाना हुआ। तो ये अपन को याद नहीं रखना कहाँ से रवाना हुआ, किस रॉकेट से रवाना हुआ, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है वो याद रखना, प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड, ओशन, इकोसिस्टम। ठीक है, और किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, नासा के द्वारा। ठीक, तो ये याद रखना। पेस उन तरीकों के बारे में हमारे ज्ञान में सुधार करेगा जिनमें या जिनसे समुद्री प्रक्रियाएं और वायु कण ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करते हैं। ठीक है, तो उनकी जानकारी हमें प्रदान करेगा जो वायु समुद्री क्रिया और वायु कण में ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करते हैं वो कण। ठीक है, पेस मिशन की बदौलत जलवायु परिवर्तन, वायु गुणवत्ता, ठीक है, एयर क्वालिटी और पृथ्वी के समुद्रों पर अनुसंधान आगे बढ़ेगा। ठीक, पेस के पास पारिस्थितिक तंत्र की निगरानी के लिए परिष्कृत उपकरण है, शैवाल प्रस्फुटन पर नजर रखने और मत्स्य पालन के स्वास्थ्य की भविष्यवाणी करने के लिए जानकारी आवश्यक है। ठीक है, तो ये किसकी जानकारी प्रदान करेगा, ठीक है, जो शैवाल से रिलेटेड है। ठीक, मत्स्य पालन उनकी स्वास्थ्य की भविष्यवाणी करने के से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि टोटली जो पारिस्थितिक तंत्र है उसकी निगरानी के लिए महत्वपूर्ण योगदान देगा। पेस में 2 पोलरीमीटर उपकरण है। ठीक, पोलरीमीटर उपकरण है, या वायुमंडलीय कणों के साथ सूर्य के प्रकाश की परस्पर क्रिया के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। इसके बारे में और काफी डिटेल है। ठीक है, लेकिन अपन को उतनी डिटेल याद नहीं रखना। फिलहाल 2-3 जो पॉइंट है वो याद रखना है कि दुनिया वो जो किसके लिए है, तो वायुमंडल यानी पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों के अध्ययन के लिए, और किसने लॉन्च किया, तो नासा ने। ठीक, मिशन का नाम है पेस और पेस का फुल फॉर्म प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड, ओशन, इकोसिस्टम। ठीक, इतना याद रखना। आगे क्या है, एरोसोल जो होता है बादलों के गुण और वायु गुणवत्ता को समझने के लिए ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, तो एरोसोल होगा, ठीक, नाम से ही पता चल रहा है, तो ये एयर में यानी कि वायु बादलों के गुण और उनकी एयर क्वालिटी को समझने के लिए। तो पेस का शोध जलवायु चक्र में महासागर की भूमिका के बारे में ज्ञान बढ़ाएगा। ठीक, तो महासागर के बारे में जानकारी देगा। तो ये सब चीजें हैं। ठीक, तो पेस शोधकर्ताओं के लिए
फाइटोप्लैंक्टन, ठीक, पर प्रभाव का अध्ययन करना संभव बना देगा। ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टन क्या है, तो फाइटोप्लैंक्टन वैश्विक कार्बन चक्र का अभिन्न अंग है और वे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। कौन, फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक, तो इतना 2-4 पॉइंट इसमें जो मैंने बताया वो याद रखना। ठीक, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। आगे देखते हैं। महिलाओं के लिए विज्ञान एक प्रौद्योगिकी और नवाचार पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो उस पोर्टल का नाम क्या है, स्वाति। ये पोर्टल याद रखना इम्पोर्टेंट है। किसके लिए, महिलाओं के लिए। किस क्षेत्र में, विज्ञान में बढ़ावा देने के लिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में बढ़ावा देने के लिए स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया महिलाओं के लिए। ठीक, याद रखना। यह पोर्टल पूरी तरह से इंटरैक्टिव डेटाबेस है और भारत में अपनी तरह का पहला है। पोर्टल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च द्वारा विकसित, होस्ट और रखरखाव किया गया। तो किसके द्वारा विकसित किया गया, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च। ठीक है, पोर्टल का उद्देश्य क्या है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने वाला एक पोर्टल बनाया गया है, ऑनलाइन पोर्टल। ठीक है, तो स्वाति पोर्टल याद रखना किसके लिए बनाया है, किस उद्देश्य के लिए बनाया है, दोनों चीजें याद रखना इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो महिलाओं के लिए बनाया है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और नवाचार में बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। भारत बांग्लादेश के बीच मैया कहाँ पर, पश्चिम बंगाल, और सुल्तानगंज कहाँ पर, बांग्लादेश में। तो ये क्या है, नदी बंदरगाह है। इन नदी बंदरगाह के माध्यम से व्यापार खुला। तो याद रखना, ठीक, क्योंकि पूछ लिया जाए कि मैया जो बंदरगाह है किस राज्य में है, भारत के किस राज्य में है। ठीक है, या फिर मैया और सुल्तानगंज जो बंदरगाह है किस देशों को जोड़ने में भारत के साथ और कौन सा देश है, तो ऑप्शन में रख सकते हैं श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश। ठीक, तो ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं, इसलिए याद रखना मैया जो बंदरगाह है वो पश्चिम बंगाल में और सुल्तानगंज जो है वो बांग्लादेश में। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश ने 12 फरवरी 2024 को भारत में मैया बंदरगाह और बांग्लादेश में सुल्तानगंज बंदरगाह के बीच जहाजों की पहली परीक्षा आवाजाही शुरू की है। तो ठीक है, याद रखना है। मैया बंदरगाह और सुल्तानगंज बंदरगाह के बीच की दूरी 16 किलोमीटर है, जिसमें से 4.5 किलोमीटर जलमार्ग भारत में और शेष 11 यानी 11.5 किलोमीटर बांग्लादेश में। तो ये इतना डेटा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैया से अर्चा होते हुए धुबरी तक का मार्ग यात्रा को 930 किलोमीटर छोटा कर देता है। ये चीज़ अपन को याद रखना है। अपन को फिलहाल इतना याद रखना है कि मैया जो बंदरगाह है वो कहाँ पर है। ठीक है, या फिर ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि मैया और सुल्तानगंज किन दो देशों के बंदरगाह को जोड़ने का एक प्रावधान है। तो ये अपन को याद रखना है। ठीक है, आगे समझते हैं। नीति आयोग ने कृषि वानिकी के साथ बंजर भूमि को हरा भरा बनाना और उसका जीर्णोद्धार करना यानी कि ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल का अनावरण किया। तो कौन सा पोर्टल अनावरण किया है नीति आयोग ने कृषि वानिकी के साथ, तो ग्रो। तो याद रखना। ठीक है, ये भी पूछा जाएगा कि ग्रो पोर्टल है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो नीति आयोग के द्वारा। और किस चीज से रिलेटेड है, तो कृषि वानिकी के साथ। ठीक है, यानी कि जो बंजर भूमि होती है उसको हरा भरा करना। तो कृषि वानिकी के माध्यम से भारत की जो बंजर भूमि है उस भूमि को बदलने के लिए, उसे हरा भरा बनाने के लिए नीति आयोग ने ग्रो पहल शुरू की है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, पोर्टल से रिलेटेड, जैसे मैंने स्वाति पोर्टल बताया अभी, और एक ग्रो पोर्टल है। ठीक है, तो यह पहल जो है पूरे भारत में पर्यावरण संरक्षक टिकाऊ भूमि उपयोग के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। ठीक है, रिपोर्ट में भारत के सभी जिलों में कृषि वानिकी प्रथाओं की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए रिमोट सेंसिंग और GIS तकनीकों का उपयोग किया गया है। ठीक, ग्रो रिपोर्ट कम उपयोग वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से बंजर भूमि को उत्पादक कृषि वानिकी क्षेत्र में परिवर्तित करने की क्षमता पर प्रकाश डालती है। ठीक, यह पहल 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को बहाल करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है। तो ये डेटा याद रख सकते हैं अपन कि कब तक, 2030 तक कितने मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि, 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि। तो ये भी आ सकता है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी याद रखना इंपोर्टेंट है। ठीक, तो अपन को क्या याद रखना है, पहले तो ग्रो जो पोर्टल है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, नीति आयोग के द्वारा। इसका काम क्या है,
कि जो बंजर भूमि है उसको हरा भरा करना। ठीक है, और ये कब तक, 2030 तक इसका टारगेट है कि 26 जो मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि है उसको बहाल करना। ठीक, तो ये ग्रो जो पोर्टल है उसका उद्देश्य है। ठीक, तो इस वीडियो में अपन क्या है, फरवरी का जो सेकंड वीक का करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। ठीक, अगर एक दो रह गए तो उसको अपन आगे के वीक में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।